वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद की। देखिए, चीन जो है वो मैकमोहन लाइन को तो कभी भारत चीन की सीमा रेखा मानता ही नहीं था, जो कि हम अभी तक किताबों में पढ़ते आए हैं। चीन ने 1962 के वॉर में भारत का अक्साई चिन वाला एरिया, जो कि लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वो हथिया लिया था। जिसके बाद एलएसी लाइन, भारत और चीन की मुख्य निर्धारित रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो स्थापित की गई थी। लेकिन चीन की जो है नज़र अब भारत के इस गलवान वैली वाले क्षेत्र पर है। और ये गलवान वैली वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो है वो सियाचिन क्षेत्र से पाकिस्तान होकर गुजरता है। तो ये जो सियाचिन क्षेत्र है इस गलवान वैली के बिल्कुल नज़दीक है। तो चीन चाहता है भारत इस क्षेत्र से दूर रहे, जबकि भारत इस क्षेत्र पर अपनी नज़र बनाए रखना चाहता है। तो ये जो है मुख्य विवाद का कारण है। लेकिन साथ ही साथ ये जो विवाद जो शुरू हुआ था भारत और चीन सीमा का, क्या इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार हैं या नहीं हैं, ये हम समझेंगे पूरी वीडियो में। आखिर तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत की जो रणनीति है चीन के खिलाफ, वो शुरू से लेकर अब तक क्या रही है और अब वर्तमान में क्या इस रणनीति में बदलाव आया है या नहीं। तो देखिए, बात होती है 1962 के वार से। 1962 के बाद जो चीन है उसके पास सन 1964 में न्यूक्लियर वेपन आए थे। लेकिन भारत के पास न्यूक्लियर वेपन इससे पहले हो सकते थे, और उसके लिए हम बात करेंगे जॉन एफ कैनेडी की, जो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे उस समय। और जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू जी को एक प्रस्ताव दिया था कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन देंगे और आप जो है वो हमारे साथ मिल जाइए, हमारे साथ एक गठबंधन बनाइए। तो ये जो है वो जॉन एफ कैनेडी का नेहरू जी को प्रस्ताव था। लेकिन नेहरू जी जो है वो अपने आप को निष्पक्ष रखना चाहते थे। उनकी जो रणनीति थी वो ये थी, हम किसी भी एक गठबंधन के साथ, किसी भी अन्य देश के साथ एक गुट नहीं बनाएंगे। गुट निरपेक्ष वाली राजनीति थी उनकी। तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा 1962 के वॉर में, क्योंकि उस समय भारत जो है वो इतना सक्षम नहीं था कि 62 के वॉर में चीन को हरा सके। जबकि एक रणनीति और यहाँ पर नेहरू जी की गलत रही थी, वो थी कि चीन जो है जब तिब्बत पर अपना अधिकार बता रहा था, तो भारत ने उसका समर्थन कर दिया था कि हाँ ठीक है, तिब्बत आपका ही क्षेत्र है। ऐसा भारत ने इसलिए किया क्योंकि भारत समझता था कि अगर हम चीन का समर्थन तिब्बत को लेकर कर देंगे तो चीन हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ये जो सोच थी भारत की बिल्कुल गलत थी। 1962 के में एक अचानक इतना मैसिव अटैक हुआ भारत पर कि भारत को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई वाली जो रणनीति थी वो सोचकर चलते थे नेहरू जी, लेकिन चीन ऐसा बिल्कुल नहीं समझता था। उस समय नेहरू जी कहीं बाहर थे, उनको अचानक आना पड़ा, तो इतना मैसिव अटैक था और उसमें भारत जो है वो अक्साई चिन वाला एरिया जो है वो चीन के साथ हार गया। अब यहाँ पर बात आती है, क्या भारत जो है वो इसका क्लियर विरोध कर सकता था? देखिए, क्लियर विरोध करता तो हो सकता है भारत को शुरुआत में युद्ध झेलना पड़ता। तो भारत दोनों ही स्थिति में, भारत की तो फजीयत थी क्योंकि भारत सक्षम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन था कैनेडी वाला ऑफर। जो कैनेडी जी ने ऑफर जो दिया था, भारत अगर उस समय न्यूक्लियर संपन्न हो जाता तो कहीं चीन उस समय इतनी हिमाकत नहीं करता। साथ ही साथ जो है वो अमेरिका से हमें और भी हथियारों का समर्थन उस समय मिलता। तो चीन की जो रणनीति है और भारत की जो रणनीति है, दोनों में बहुत अंतर है। चीन की हमेशा अटैकिंग रणनीति रही है, जबकि भारत की टोटल डिफेंसिव रणनीति रही है। भारत पाकिस्तान को लेकर तो अटैकिंग रणनीति अपनाता है, लेकिन चीन को लेकर जो है डिफेंसिव रहती है। अब देखिए, बात करेंगे क्या केवल नेहरू जी ही इसके लिए जिम्मेदार थे? तो आंसर है नहीं। इसके बाद वाजपेयी जी हों, चाहे मनमोहन जी हों या मोदी जी हों, इस समय तक हमारी जो रणनीति है वो चीन के खिलाफ डिफेंसिव ही रही है। इसका एक उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। भारत ने और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको हम न केवल एयरक्राफ्ट से बल्कि समुद्री जहाज से या कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी टॉप स्पीड है। और ये जो है एक ऐसी मिसाइल है जिसकी तुलना में सक्षम मिसाइल चीन के पास भी नहीं है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि 2011 की बात है, वियतनाम जो कि यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास, आप इसको देख सकते हैं वियतनाम कंट्री को, इसकी जो सीमा है वो चीन से लगी हुई है और इसकी कैपिटल हनोई। तो वियतनाम जो है वो इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भारत से खरीदना चाहता था और ये डील भी लगभग होने वाली ही थी, लेकिन चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया। देखो, चाइना की तो रणनीति हमेशा अटैकिंग होती है। कोई भी देश जिस पर चीन की नजर है, चाहे वियतनाम हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो,
हांगकांग हो, जिसके साथ भी चीन का सीमा विवाद है, उस देश को कोई भी देश जो है वो हथियार जब भी बेचता है या कोई भी प्रॉफिट पहुंचाता है तो चीन हमेशा उसका पुरजोर विरोध करता है। तो चाइना ने जब विरोध किया तो भारत ने सोचा यार क्यों चाइना से मुसीबत मोल लेना इससे, तो ऐसा करते हैं इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो 2011 में फिर ये डील जो है वो कैंसिल हो गई और आते आते अब मोदी जी का भी शासन है, भैया ये डील कभी फाइनल नहीं हुई। जबकि इस डील के फाइनल होने से फायदा भारत को ये होता कि देखो फ्री में तो बेचता नहीं, कहीं ना कहीं इससे पैसे भी लेता मिसाइल बेचने के, साथ ही साथ फिलीपींस एक सक्षम देश होता। ये साउथ चाइना सी पर हमेशा चाइना का कब्जा बना रहता है और यहाँ पर चाइना क्या करता है, जो वियतनाम, फिलीपींस या ताइवान के जो मालवाहक जहाज होते हैं ना, उनको चाइना उन पर हमला करके डुबो देता है। लेकिन यदि ये देश जो है वो अगर ब्रह्मोस मिसाइल से सक्षम होते तो चाइना की ऐसी हिम्मत ना होती। साथ ही साथ ये जो देश हैं वो चाइना के साथ एक दमदारी से लड़ पाते, दमदारी से उसका विरोध कर पाते, साथ ही साथ भारत के साथ इनकी दोस्ती मजबूत होती। तो भारत को जो है वो एक चाइना का विरोध करने के लिए मजबूत पार्टनर मिल जाता। जबकि चाइना तो है हमेशा उल्टा काम करता है। हम चाहे कितना भी डिफेंसिव रह लें, कितना भी चाइना की जो है उससे डर लें, लेकिन चाइना हथियार बेचना बंद थोड़ी ना करेगा। चाइना बराबर पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, हमारे दुश्मन को, तो हम क्यों ना बेचें। तो भारत को अपनी रणनीति यहां पर बदलनी होगी। अब देखिए मोदी जी भी इस समय इस डील को जो है वो फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी सोचने समझने वाली बात है। लेकिन अब चूंकि हर चीज की इंतहा होती है, जैसा कि हमने देखा गलवान वैली में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, तो भारत ने जो है वो एक डिसीजन लिया। जैसे वो एक कहावत है ना, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 59 चाइनीज ऐप भी बैन कर दी थी, आपने जैसा कि देखा, जिसमें से एक टिकटॉक जो एक फेमस चाइनीज ऐप थी। साथ ही साथ जो है मोदी जी इस समय लद्दाख भी पहुंच गए, अचानक उन्होंने लद्दाख दौरा किया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने रसिया से जो है वो सुखोई 30 विमानों की खरीदारी भी की। 12 सुखोई 30 विमानों का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ उसने मिग 29 भी दिए। मिग जो 29 विमान है उनकी भी 21 विमानों का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे ही कुल 33 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 38,900 करोड़ रुपए है। तो एक बहुत बड़ा जो है ऑर्डर फाइनलाइज किया है, जो चीन के विवाद को देखते हुए भारत कहीं ना कहीं अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। और ये सुखोई विमान जो है देखो यार काफी दमदार विमान है। इसकी जो हम टॉप स्पीड की बात करें वो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे है। साथ ही साथ इस सुखोई पर हम क्या है, देखो इसका जो प्रोडक्शन है ना, कमाल की बात यह है कि इसके जो 50% पार्ट्स है ना वो इंडिया में ही डेवलप होते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसके डेवलपमेंट करता है। इसकी असेंबलिंग भी इंडिया में होगी, मेक इन इंडिया के तहत। तो इसीलिए जो 38,900 करोड़ रुपए है ना, इसमें से 31,000 करोड़ रुपए तो भारतीय कंपनियों को ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सौदा जो है वो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देता है और इसको जो है हम अपनी जरूरत के मुताबिक इस प्रकार से इसको डेवलप करते हैं कि इसमें जो है हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसमें माउंटेड कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत का जो सुखोई 30 विमान है ना, वो चाइना की टक्कर लेने के लिए एक दमदार है। देखो इसकी टक्कर में चाइना के पास एक सुखोई सीरीज, चाइना भी रूस से हथियार खरीदता है। चाइना का सुखोई 30 MK के विमान है। देखो ये सुखोई 30 MKI है हमारे पास, जबकि उसके पास MKK है। तो हमारा जो सुखोई 30 MKI है ना, वो कहीं ना कहीं MKK से काफी बेहतर है सारे स्पेसिफिकेशन में। ये जो है वो भारत के लिए एक मजबूत सौदा है। और हम देखें अगर मिग 29 का देखें तो भैया आपको फरवरी का मुद्दा याद होगा, जब जो हमारे अभिनंदन थे उन्होंने पाकिस्तान के F-60 विमान को मार गिराया था। जो F-60 विमान पाकिस्तान किससे खरीदता है? USA से खरीदता है। तो USA के F-16 विमान को मार गिराया था। देखो F-16 एक हल्का विमान है, जबकि मिग 29 बहुत हैवी विमान है। लेकिन हैवी होने के साथ साथ भी इसमें क्या है, डबल प्रोपल्सन है और ये जो है वो हैवी होने के बावजूद भी काफी तेजी से मुड़ पाता है। तो देखो ये जो मिग 29 है ये तो दमदार है ही, लेकिन इससे पहले का वर्जन एक मिग 21 है। तो हम जो अभिनंदन ने मिग 21 से F-16 को मार गिराया था। तो फिर आप अंदाजा लगा लो मिग 29 कितना दमदार होगा। तो ये जो है इसकी भी टॉप स्पीड अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर है। तो मिग 29 और ये सुखोई 30 MKI भारत के लिए एक मजबूत सौदा है। साथ ही साथ भारत ने जो है वो अब चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, देखो पिछले 10 से 15 साल में भारत इसकी लगातार तैयारी कर रहा है और 272 फाइटर जेट भारत अब तक खरीद चुका है, सुखोई 30, ठीक है ना। और 272 खरीद चुका है, 12 ये अब खरीद रहा है। हालांकि इसमें से कुछ क्रैश हो गए हैं इस दौरान, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा भारत जो है वो नेवी को मिसाइल अस्त्र प्रोवाइड करेगा। ये मिसाइल अस्त्र एयर टू एयर जो है वो फायर कर सकता है।
तो इसको जो हमारा डीआरडीओ है ना यार, डीआरडीओ बड़ी कमाल की संस्था है, डिफेंस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो साथ ही साथ मिसाइल अस्त्र का निर्माण करेगी, इसकी खरीद भी करेगी, क्रूज मिसाइल का भी डेवलपमेंट डीआरडीओ करेगी। ये जो क्रूज मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। साथ ही साथ डीआरडीओ ने हमारा जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया जो डेवलपमेंट किया है पिनाका का, देखो पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है ये केवल एक मिसाइल नहीं है, पूरा मिसाइल सिस्टम है। और ये जो पिनाका मिसाइल है इसकी अगर हम बात करें तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और इसमें एक में जो है देखो जो एक मिसाइल सिस्टम है उसमें 12 रॉकेट होते हैं, और केवल 40 सेकंड में ही हम इन 12 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है ना, 40 से 44 सेकंड के अंदर अंदर ये जो 12 रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जा सकती हैं। तो ये काफी जो है वो मजबूत है। और इसका देखो ये इसका जो प्रोडक्शन है ना वो 1988 से ही भारत में प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका जो सबसे मुख्य जो रोल रहा था वो कारगिल वार में रहा था। कारगिल वार में इसने जो पाकिस्तान के एकदम छक्के छुड़ा दिए थे। तो बहुत ही मजबूत चीज है। तो इसका डेवलपमेंट भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, डीआरडीओ इसका डेवलपमेंट करता है। और देखिए साथ ही साथ आर्मी के लिए रेडियो सॉफ्टवेयर भी खरीदे जाएंगे। तो बहुत सारी जो डील भारत कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से युद्ध की अगर होता है तो उस स्थिति में भारत कहीं कमजोर ना पड़े, इसके लिए भारत की पूरी तैयारी है। तो देखिए जो इतिहास में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं ये हम मानते हैं, लेकिन हमारी रणनीति उस इतिहास से कुछ ना कुछ सीख कर आगे के लिए बेहतर होती रहनी चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।